गुड इवनिंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफील्ड्स। तो आज का टॉपिक है रिलेशन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, देखते हैं कि क्या है ये रिलेशन। इससे पहले हम लोग टर्म्स जो भी रिलेटेड है रिलेशन से वो सब डिस्कस कर चुके हैं। ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी ने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख लें, उसके बाद आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपको याद होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर में जैसे ही रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर का नाम लिखा था तो वहां पे मैंने ह्यूमन रिलेशन की बात की थी, वहीं से आपको रिलेट करके बताया था। जब हम मैथमेटिकल रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी उसी की तरह ही है, एक तरह से, मतलब ह्यूमन रिलेशन की तरह ही। जैसे ह्यूमन रिलेशन में हम बात करते थे कि अगर मुझे फादर से मदर का रिलेशन बताना है तो मैं फादर से मदर की तरफ जाऊंगी, है ना। मैं एक इंसान से दूसरे इंसान की तरफ जा रही हूँ। इसी तरह हम यहाँ पे भी रिलेशन में पढ़ेंगे। बेसिकली यहाँ रिलेशन में हम किसके ऊपर रिलेशन पढ़ेंगे? हम क्या किसी नंबर को लेंगे या किसी ऑब्जेक्ट को लेंगे? याद करिए, सेट्स चैप्टर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। सेट्स का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में सब कुछ आ जाता है, तो सेट जो होता है वो सबको समेट लेता है अपने अंदर। तो यहाँ हम रिलेशन जो है वो सेट के टर्म्स में पढ़ेंगे। तो अगर मैं एक सेट ए के बारे में बात कर रही हूँ और दूसरे सेट बी के बारे में बात कर रही हूँ और मैं रिलेशन जानना चाहती हूँ कि ए से बी का क्या रिलेशन है, ए से बी के रिलेशन के बारे में जानना चाहती हूँ, फिर इसी तरह मैं बी से ए के रिलेशन के बारे में भी पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो अगर ए से बी का रिलेशन मुझे जानना है तो हमेशा याद रखिए कि पहली बात तो ए और बी दोनों को नॉन एम्प्टी होना पड़ेगा। ए एंड बी शुड बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, तभी हम बेसिकली रिलेशन की बात कर पाएंगे, है ना। अब अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो रिलेशन क्या होगा? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। बस इतनी सी इसकी डेफिनेशन है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अरे भाई, इससे क्या समझ में आएगा हमें? अभी देखिए सब समझ में आ जाएगा। सबसेट लिखा हुआ है और ए क्रॉस बी लिखा हुआ है। सबसेट का मतलब एक सेट होगा, यानी कि रिलेशन भी एक तरह का सेट है। जिस तरह से ए क्रॉस बी हमने पढ़ा था कि एक सेट होता है, इसी तरह रिलेशन भी एक तरह का सेट है। लेकिन उसको सबसेट क्यों बोला? क्योंकि उसके सारे एलिमेंट्स या सारे पेयर्स इस ए क्रॉस बी के अंदर हैं। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि ए क्रॉस बी एक बड़ा सा सेट है और उसके अंदर इस रिलेशन के सारे पेयर्स यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। ये समझ में आ रहा है। अब सबसेट बनेगा कैसे? कैसा सबसेट होगा? ये सबसेट के बारे में भी तो पता लगे। ये तो बात ठीक है कि इसके सारे के सारे एलिमेंट्स या रिलेशन में जितने भी पेयर्स हम बनाएंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हम लिखेंगे, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी के अंदर आएंगे। ये तो बात समझ में आ रही है। लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर होंगे कैसे, वो कैसे डिफाइन किए जाएंगे, ये समझ में आना जरूरी है। और यहीं पे ही स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, तो उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगी मैं आज। सबसेट जो बनेगा वो कैसा बनेगा? वो हमारे पेयर से बनेगा। जैसे कि हम लोग ए क्रॉस बी को कैसे डिफाइन करते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ए कॉमा बी के फॉर्म में पेयर्स होंगे। इस तरह से होंगे कि ए बिलोंग करेगा मेरे फर्स्ट सेट को और बी बिलोंग करेगा मेरे सेकंड सेट को, है ना। यही सीखा था हमने, यानी पेयर के फॉर्म में होंगे। तो हमारा जो सबसेट बनेगा, जो रिलेशन जिसको मैं सबसेट बता रही हूँ कि रिलेशन एक तरह का सबसेट है, उस सबसेट में जो पेयर्स होंगे ए कॉमा बी के फॉर्म में या A1 कॉमा B1 के फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में हो, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बनाया जाएगा। यानी उन दोनों एलिमेंट्स को आपस में रिलेट किया जाएगा। कौन करेगा? आपको नहीं करना है। क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बना के बताएगा, मतलब आपको ऑलरेडी फ्रेम करके देगा वो रिलेशन कि इन दोनों एलिमेंट्स में क्या रिलेशन है।
उस रिलेशन को देखते हुए आपको एक सेट लिखना है, एक सेट में एलिमेंट्स डालने हैं। क्या मतलब, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास एक सेट है ए, इसमें एलिमेंट्स है सपोज 1, 2 और 3, ठीक है। और एक सेट है मेरे पास बी, इसमें एलिमेंट है 5 और 6, ठीक। अब मैं अगर रिलेशन डिफाइन कर रही हूं तो मैं रिलेशन चाहती हूं सेट ए से सेट बी की तरफ, यानी अब मैं ए क्रॉस बी की बात करूंगी, ठीक है। वो बात तो ठीक है। और रिलेशन को डिफाइन किस तरह से किया गया है? रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि आपका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा ए कॉमा बी, इस तरह से होगा, मतलब पहले एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट के बीच में क्या रिलेशन होगा। यहां पे अगर मैं लिख रही हूं कि A इज ग्रेटर देन B, लिख रही हूं A इज ग्रेटर देन B, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अब अपने रिलेशन के अंदर ऐसे पेयर्स लिखने हैं जिसमें आपका पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक है। इतना समझ में आया? अच्छा एक सेकेंड, मैं इस पे कुछ एलिमेंट्स और डाल देती हूँ। 3 के अलावा मैं 9 भी डाल देती हूँ, 7 भी डाल देती हूँ, 10 भी डाल देती हूँ और 12 भी डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? एक सेट है जिसमें कुछ इस तरह के एलिमेंट्स हैं, एक क्वेश्चन है, और एक बी सेट है जिसमें कुछ 2 एलिमेंट्स हैं, और रिलेशन में चाहती हूँ सेट ए से सेट बी की तरफ। और रिलेशन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर बने तो पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कैसे रिलेटेड हो कि पहला एलिमेंट जो है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए। ये रिलेशन है ए और बी के बीच में। ठीक बात है भाई, हम रिलेशन सेट लिखते हैं। अगर मुझे रिलेशन सेट बोला है लिखने के लिए तो मैं लिख देती हूँ, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस मुझे पेयर इस तरह से लिखने कि जो पहला एलिमेंट हो वो दूसरे वाले से बड़ा हो। अब देखिए, अगर मैं 1 को लेती हूँ, 1 का 5 के साथ अगर पेयर बनाती हूँ तो 1 को मुझे देखना है कि जो मेरा पहला एलिमेंट है वो दूसरे से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि मेरा रिलेशन मुझे कह रहा है कि आपका जो पहला एलिमेंट ए है वो बड़ा होना चाहिए सेकंड एलिमेंट बी से। इसका मतलब जो भी एलिमेंट मैं पहला यहाँ पे लिखूंगी वो एलिमेंट बड़ा होगा सेकंड वाले से। अगर सपोज मैं लिख देती 1,5 तो इसका मतलब ये पहला एलिमेंट बड़ा होना चाहिए इससे। अब क्या 1 बड़ा है 5 से? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये पेयर तो नहीं लिख सकती मैं। इसी तरह 1,6 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। अब देखते हैं 2,5, क्या 2 बड़ा है 5 से? नहीं, तो 2 भी, ये वाला पेयर भी नहीं लिख सकते। 2,6, तो क्या 2 बड़ा है 6 से? इसको लिख सकते हैं? नहीं, ये भी नहीं लिख सकते। 3,5, 3 बड़ा है क्या 5 से? नहीं, यानी ये भी पेयर नहीं लिख सकते। 3,6, क्या 3 बड़ा है 6 से? बिल्कुल भी नहीं, तो ये पेयर भी कैंसिल। अब आ जाते हैं 9 पे। 9,5, अब देखिए 9,5 में पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे से डेफिनेटली, यानी ये वाला पेयर एक्सेप्टेड है। 9,6 ये भी एक्सेप्टेड है। 7,5, 7,5 पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे से, चलेगा। 7,6 यानी 7 जो है वो बड़ा है 6 से, दिख रहा है, बिल्कुल चलेगा। आगे 10,5 लिख सकते हैं क्योंकि पहला बड़ा है दूसरे से। 10,6 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह 12,6 और 12,5 दोनों ही लिखा जा सकता है ना? बस इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। ए क्रॉस बी में तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी आ जाती। 1 के साथ 5 को भी लिख देते, 1 के साथ 6 को भी लिख देते, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6 एंड सो ऑन। बहुत सारे पेयर बनते ए क्रॉस बी में, लेकिन रिलेशन में सिर्फ वही पेयर आएंगे जो हमारे रिलेशन को सेटिस्फाई करे। अब ये रिलेशन क्वेश्चन के मुताबिक कैसा भी हो सकता है। हो सकता था यहाँ पे ऐसा भी होता कि ए इज लेस देन बी या ए इज इक्वल टू बी, कुछ भी, मतलब ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन आपको डिफाइन करके दिया जाएगा और उसको आपको ध्यान में रखते हुए अपने पेयर्स को लिखना है। बस इतना ही करना है, ये बात समझ में आनी चाहिए।
कि रिलेशन में कौन से पेयर्स आएंगे, और ऑटोमेटिकली ये वाली जो चीज है, मतलब आई मीन ये वाली जो चीज है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ये भी सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसको। इसका मतलब अगर मैं रिलेशन को आर से डिनोट कर रही हूं तो रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सीधी बात। चेक करते हैं भाई कि क्या रिलेशन सच में ए क्रॉस बी का सबसेट है कि नहीं। लिखते हैं जरा, इधर तो अब जगह बची नहीं तो इधर ही यूज कर लेते हैं इस स्पेस को। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कौन कौन से पेयर आएंगे भाई, फटाफट लिखिए। ए का पहला एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट हम लेंगे, यानी कि 1,5 लिख सकते हैं, फिर 1,6 भी लिख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं लिख सकते 5,2? बिल्कुल भी नहीं। पहला एलिमेंट हर हाल में आपको पहले सेट से ही लेना है, ठीक है। तो 2,5 देन 2,6। अब मैं लिख रही हूं, आप क्रॉस चेक करते जाइए, ठीक है। 3,5 देन 3,6, उसके बाद 9,5 9,6 7,5 7,6 then 10,5 10,6 and 12,5, लास्ट वन इज 12,6। देखिए टोटल कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 पेयर्स हैं टोटल इसमें। और हमारे रिलेशन में कितने थे, कितने पेयर्स थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 पेयर्स हैं। अब आप देख भी सकते हैं कि ये सारे जितने भी पेयर्स लिखे हैं ना, ये सब के सब इसके अंदर होंगे। देखिए 9,5 भी है, 9,6 भी है, 7,5 7,6 भी है, 10,5 10,6 भी है, 12,5 12,6 भी है। दिख रहा है ना। तो वैलिड है ना ये वाला जो हमारी ये जो डेफिनेशन है कि रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। डेफिनेटली होगा ही होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि रिलेशन किसको बोलते हैं। रिलेशन एक तरह का सेट है, या ये कह सकते हैं कि रिलेशन एक तरह का सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का। अगर मैं ए से बी के रिलेशन के बारे में बात कर रही हूं तो। और ये सबसेट कैसे डिराइव किया जाएगा, ए क्रॉस बी से जो भी पेयर हमें मिला है उस पेयर में जो दो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट, उन दोनों के बीच में जो भी लिंक है या जो भी रिलेशनशिप है उसी से ही वो सबसेट बनेगा, ठीक है। यानी उसी से ही वो रिलेशन डिराइव होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा अच्छे से। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम ये वाले पॉइंट पे क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। अब रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिलेशन को हम लोग कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कई तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के। जैसे या तो हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिखकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म में लिख के हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा तरीका है एरो डायग्राम के थ्रू, एरो डायग्राम, ठीक है। देख लेते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म कैसी होती है। जैसे कि अगर मुझे रोस्टर फॉर्म में अपने रिलेशन को लिखना है तो मुझे पता है कि रिलेशन में हमेशा पेयर ऑर्डर्ड पेयर होंगे, तो जो एलिमेंट्स लिखेंगे हम वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। जैसे सपोज मैंने ऐसे रैंडमली कोई सा भी एक रिलेशन लिख दिया है, लिख रही हूं आई मीन, ठीक है। ये लिख दिया मैंने, कर्ली ब्रेसेस के अंदर एलिमेंट्स डाल दिया, एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा दिया, और एलिमेंट जो है वो खास तरह का एलिमेंट है जो कि ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में है, ठीक है। ये बात समझ में आई, मतलब सिंपल सी बात है लेकिन क्लियर होनी चाहिए। इसी तरह सेट बिल्डर फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। जैसे मैंने कोई रिलेशन लिखना है इस तरह से कि एक उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर है ए कॉमा बी के फॉर्म में, और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है मुझे एक प्रॉपर्टी के थ्रू बताना है, तो मैं लिख सकती हूँ ए इक्वल टू बी प्लस 2, कि ए जो होगा यानी फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा, वो बी से 2 ज्यादा होगा हमेशा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिख दी है मैंने, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। इसी तरह है अब एरो डायग्राम। ये एक तरह का
रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, इसको हम कह सकते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन। क्या है ये, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें सेट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम हमेशा बाउंडेड फिगर लेंगे, बाउंडेड या क्लोज्ड फिगर कह सकते हैं हम, बाउंडेड फिगर्स यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देती हूं मैं क्लोज्ड फिगर्स। आमतौर पर हम लोग ओवल्स का यूज करते हैं, ओवल्स बना देते हैं सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। और सेट के एलिमेंट्स को हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट्स का यूज करते हैं, छोटे छोटे डॉट्स ऐसे। ठीक है, अब हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार कि कैसे हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक ओवल बना दिया मैंने, इसी तरह यहाँ पर एक ओवल बना दिया मैंने। ये हो गए सेट का रिप्रेजेंटेशन। अगर सेट ए को रिप्रेजेंट करना है, ये मैंने एक ओवल बना दिया। एक और सेट मुझे रिप्रेजेंट करना है तो एक और ओवल बना दिया। जरूरी नहीं दोनों एक जैसे ही दिखे, लेकिन जब आप बनाएंगे तो थोड़ा रफली एक ही जैसा बनाइएगा। और अब इसके एलिमेंट्स को दिखाना है तो डॉट्स का यूज करेंगे हम। ठीक है, डॉट्स का। इसके बाद हम कुछ भी एलिमेंट लिख सकते हैं कि ये डॉट का मतलब डी है, इसका मतलब ई है, इसका मतलब सी है, इसका मतलब बी है, इसका मतलब ए है। इसका मतलब क्या समझ में आया कि सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से एलिमेंट हैं? ए बी सी डी ई। ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे डेफिनेटली। इसी तरह मुझे बी के एलिमेंट्स को दिखाना है तो भाई आराम से हम दिखा लेंगे, क्या मुश्किल है इसमें। एक्स वाई जेड पी, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इस फॉर्म में लिखे गए हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया एरो डायग्राम या फिर रिलेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये यूज करेंगे हम लोग बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट 12th क्लास में भी आप इसको यूज करेंगे। तो क्लियर होना चाहिए अच्छे से। तो आई होप समझ में आया होगा कि आज हमने क्या क्या देखा। रिलेशन की डेफिनेशन को समझा, उसको अप्लाई करना सीखा, और रिलेशन की रिप्रेजेंटेशन को हमने सीखा। ठीक है, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो कुछ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्त भी समझ सकें। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। टेक केयर, गुड बाय।